हेलो एवरीवन। चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अम्ल व क्षार के विलयनों में कितनी प्रबलता होती है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। अम्ल व क्षार के विलयन कितने प्रबल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो कितने प्रबल होते हैं या दुर्बल होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, हम विलयन में H प्लस अथवा OH माइनस आयनों के आधार पर उसकी अम्ल या क्षार के रूप में पहचान करते हैं। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षार कितना प्रबल है? तो यहाँ पर ये कहता है कि उसमें H धन आयन कितना है या OH ऋण आयन कितना है, उस आधार पर उसे अम्ल या क्षार के रूप में पहचान करते हैं। उसके बाद ये कहता है कि उसमें जो आयन होंगे, धन आयन या ऋण आयन, वो कितने संख्या में होंगे, इसको हम लोग जान सकते हैं क्या? दूसरे ये पूछना चाहता है कि जो अम्ल या क्षार होगा वो कितने प्रबल होगा। प्रबल का मतलब ज़्यादा हार्ड, जैसे बोलते हैं हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड होता है तो वो जला देता है। आप लोग सुने होंगे तेजाब, तो ये क्या होता है? हार्ड एसिड, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल ही तेजाब होता है, वो त्वचा को जला देता है, उसमें सोना वगैरह को डालने से एकदम चमक जाता है। फिर आगे देखते हैं क्या है pH का मान, है ना। अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता के अंतर को समझने के लिए डेनमार्क एक देश है, वहाँ के वैज्ञानिक सोरेनसन, वहाँ के वैज्ञानिक कौन? सोरेनसन ने 1909 में एक पैमाना तैयार किया था जिसे हम लोग क्या कहते हैं? pH स्केल। यानी प्रबलता के अंतरों को समझने के लिए, अम्ल क्षार के जो प्रबलता है उसको, उसके जो अंतर है उसको समझने के लिए 1909 में डेनमार्क एक वैज्ञानिक ने हमको pH पैमाना दिया था, जिसको pH स्केल भी कहते हैं। कभी कभी स्केल कहने से हम लोग स्केल पट्टी मत समझ जाना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया pH स्केल। तो ये pH का तात्पर्य क्या होता है? देखो, P का मतलब होता है पोटेंज। क्या होता है? पोटेंज। पोटेंज यानी शक्ति। और H का मतलब H धन आयन। H का मतलब क्या? हाइड्रोजन धन आयन की मात्रा। तो इस तरह से P का अर्थात पोटेंज और H का अर्थात हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन की संख्या ही क्या बताती है? pH बताता है, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि जो pH स्केल से सामान्यतः हम लोग देखें तो ये शून्य से लेकर कितना? शून्य से लेकर 14 तक होता है। यहाँ पे हाँ, ये हिंदी में लिख दिया है इसलिए, है ना। शून्य से लेकर कितना होता है? शून्य से लेकर 14, यानी 0 टू 14 होता है, ठीक है। ये pH स्केल का मान होता है। तो आपने जाना इस तरह से 0 से 14 तक क्या होता है? pH। अब आगे हम लोग देखते हैं किसी विलयन के pH को ज्ञात करने एवं तुलना करने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। सार्वत्रिक सूचक जो यहाँ पे एक दिख रहा है ना, पट्टी जैसा, तो ऐसे ही कागज़ जैसा पट्टी होता है, उसी को हम लोग सार्वत्रिक सूचक कहते हैं, या इसको pH स्केल बोलते हैं, या फिर इसको pH पेपर भी बोलते हैं। आपको प्रैक्टिकल में कराया जाएगा, जब प्रैक्टिकल होगा उस समय। तो इसको याद रखना है, एक pH पेपर होता है, पेपर जैसे, और इसमें इस तरह से यहाँ पे 0 से लेकर 14 तक नंबर से दिए हैं। तो ये जिस अंक में जिस टाइप का कलर है उतनी उसकी क्या होगी? pH होगी। जैसे मान लो हमको नींबू का क्या लेना है, हम मान लो हमको क्या करना है, नींबू मिल गया, नींबू का हम रस को निचोड़ेंगे, एक पात्र में लेंगे, और इस पात्र में मान लो ये नींबू का क्या हो गया? रस हो गया। इस नींबू के रस में एक pH पेपर को हम लोग निकालेंगे और इसको पकड़ कर हम लोग इसमें क्या करेंगे? डुबाएंगे। जैसे डुबाएंगे और निकालेंगे तो इस पेपर का जो कलर होगा, इस पेपर का जो कलर होगा वो लगभग यहाँ पे जो कलर है यहाँ पे लगभग होगा। और नींबू का फिर क्या होता है? 2.4 आता है। क्या होता है? 2.4। इस तरह से हम लोग पता करते हैं किसी भी उसका कितना होता है pH, इस हिसाब से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इसमें जो pH होता है वो हाइड्रोजन के धन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है, यानी पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये देख सकते हैं नंबर, है ना। जो कलर होगा लगभग उस तरह से, जैसे जल का जो
जल में आप इस पीएच पेपर को डुबाओगे तो लगभग यहाँ पे इस तरह से कलर शो करेगा, यहाँ पे जो 7 के आसपास जो कलर है उसको, ठीक है। उसके बाद ये टेबल दिया है, जैसे मैंने बताया नींबू का रस है ना, नींबू का रस को आप ले लो और उसको उस लिटमस पेपर में क्या है उसका, लिटमस पत्र पर द्वारा ज्ञात विलयन की प्रकृति क्या होगा, तो यहाँ पे होगा अम्लीय होगा, है ना, अम्लीय प्रकृति यहाँ पे लिखना रहेगा आपको, अम्लीय प्रकृति। पीएच कितना होगा, लगभग 2.4 लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है। दूध, टमाटर, खाने का सोडा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल, साबुन, जल में घोल, कॉपर सल्फेट, विलयन, विरंजक और अमोनियम एसिटेट, नमक। तो आपको मैं बता दूं नमक और जल का सेम होता है 7, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि पीएच हाइड्रोजन आयन की मात्रा की माप है? हाँ, हम लोग जानते हैं पीएच क्या है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा की माप है, ठीक है। क्रियाकलाप 9 में हमने देखा, यहाँ पे जो ऊपर में था उसमें हम लोग क्षारीय पदार्थों के भी पीएच मान प्राप्त हुए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो पीएच मान है वो क्षारीय पदार्थों में भी पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि किसी क्षारीय पदार्थ में H धन आयन की मात्रा का तात्पर्य हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, हमने तो जाना कि अम्ल में क्या होता है, H धन आयन होता है, अम्ल में क्या होता है, H धन आयन। तो क्षार में भी क्या धन आयन होता है, तो इसका आंसर होगा हाँ, क्षार में भी H धन आयन होगा, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होगा। उसमें क्या ज़्यादा होगा, OH ऋण आयन ज़्यादा होगा, ठीक है। इस तरह से होता है, तो ये आपका पता चलना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो एक उदाहरण दिया जल का, जल में क्या है, जल एक शुद्ध आंशिक करता है, जल को तोड़ोगे तो H धन आयन और OH ऋण आयन, यानी इसमें दोनों की संख्या बराबर है। OH धन आयन OH ऋण आयन जितना है उतना ही H धन आयन है, तो उतना ही ये अम्ल है और उतना ही ये क्षार है, दोनों बराबर है। तो अम्ल क्षार अगर बराबर हों तो वह क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इसीलिए जल क्या है, उदासीन है, उसमें अम्लीयता और क्षारीयता का मान क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए इसका 7 होता है, और 7 से नीचे जाओगे तो वो अम्ल होगा, और 7 से ज़्यादा जाओगे तो वो क्षार होगा, याद रखना। बीच में जो 7 होता है वो किसका होता है, बीच में जो 7 होता है वो जल का होता है, और 7 से आगे बढ़ते जाओगे तो वो 14 तक क्या होगा, क्षार होगा, और 7 से नीचे आते जाओगे तो वो क्या होगा, 0 तक अम्ल होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इस आंशिक आयनीकरण के कारण प्रत्येक जलीय विलयन में कुछ मात्रा में हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस आयन उपस्थित रहते हैं। इसलिए अम्लीय विलयन में कुछ OH माइनस आयन तथा क्षारीय विलयन में H आयन भी उपस्थित होते हैं, ऐसा कह रहा है। यानी अम्ल में केवल H धन आयन नहीं होता, उसमें थोड़ा सा क्या होता है, OH माइनस भी होता है। उसी तरह से क्षार में केवल OH नहीं होता, उसमें थोड़ा सा H प्लस भी उपस्थित रहता है, और इन दोनों को मिलाकर उसकी संख्या जो होती है वो व्युत्क्रम होती है। व्युत्क्रम मतलब एक दूसरे के उल्टा, है ना, आयनों की संख्या में व्युत्क्रम संबंध होता है। जितना ज़्यादा धन आयन होगा उतना ज़्यादा ऋण आयन, उतना ही कम ऋण आयन होगा, वैसी, ठीक है। जब विलयन में H धन आयनों की संख्या अधिक होती है तब विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या कम होती है। इसके विपरीत विलयन में OH आयनों की यदि संख्या ज़्यादा होगी तो H धन आयनों की संख्या कम होगी, यानी जो ज़्यादा होगा उसका अपोजिट H होगा। OH ज़्यादा है तो H कम होगा, H कम ज़्यादा है तो OH कम होगा। तो इस तरह से आप pH का मतलब क्या होता है, H धन आयन और OH ऋण आयन के सापेक्षिक मान को व्यक्त करता है, ठीक है। तो pH को क्या बताता है, सापेक्षिक मान को बताता है, pH स्केल के थ्रू हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि 25 डिग्री ताप पर पानी के आयनन की मात्रा कह रहा है, H धन आयन और OH। 25 डिग्री जैसे ही टेम्परेचर मिलता है उसके बाद से जैसे H धन आयन और OH आयन बनने लग जाते हैं, शुद्ध पानी की बात करो तो। और इसमें इसका pH कितना होता है, 7, अभी मैंने बता दिया हूँ। और ये OH ऋण आयन, H धन आयन दोनों क्या होते हैं, बराबर, वही चीज़ जो मैंने बताया अभी। तो ये आप पढ़ लीजिएगा और इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है दैनिक जीवन में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दैनिक जीवन में आपका pH का महत्व क्या है। तो देखो सबसे पहले दिया है पाचन की क्रिया में pH। पाचन की क्रिया में क्या होता है, देखो हमारा जो अमाशय होता है जिसको स्टमच बोलते हैं, स्टमक या फिर पेट जिसको बोलते हैं एक्चुअल में आप, वो हमारा अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। स्रावित मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलने लगता है हमारे अमाशय से, स्रावित मतलब बहने लगता है।
जो कि तो जो pH होता है अम्ल के रूप में हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है रहता है, और यह हानि नहीं पहुंचाता बल्कि ये पाचन में सहायता करता है अम्ल हमारा जो होता है। और अपच की स्थिति में अगर हम लोग बात करें तो एसिडिटी बढ़ जाता है, यानी कि अम्ल का स्राव जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जलन और दर्द का अनुभव होने लगता है जब एसिडिटी या अम्ल अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है तो। और उसको दूर करने के लिए हम लोग प्रति अम्ल का प्रयोग करते हैं। प्रति अम्ल मतलब एंटा एसिड बोलते हैं, एंटासिड बोल सकते हो, और दुर्बल क्षार के रूप में होता है, या उदासीन, या फिर आप सिर्फ पानी पियोगे तो पानी उसको क्या करने लगेगा, अम्लीयता को कम करने लग जाता है, जिससे हमें पेट दर्द नहीं होगा। फिर आगे कहता है रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रियाएं। आप जानते हो रक्त का एक निश्चित पीएच होना चाहिए 6-8 से 7-8, 6-8 से 7-8। तो मैं इसका लगभग बीच का मान निकालूं तो मैं 7.4 को मानता हूं। ठीक है, 7-4 यानी सच्चा, सच्चा याद रखना। तो 3 चीज़ों का 7-4 मैं याद रखता हूँ सच्चा, यानी कि कौन कौन सा, एक होता है खून यानी कि ब्लड, सच्चा यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद आंसू, और एक क्या होता है आपके, और एक होता है आपका 1 मिनट, और होता है आपका लार, क्योंकि वो भी एक सच्चा है। जब आप इमली खट्टा या गुपचुप देखते हो तो आपका लार टपकने लगता है। तो लार और ब्लड और आपका आंसू, तीनों चीज़ का याद रखना 7-4 यानी सच्चा होते हैं ऐसा। तो इनका जो पीएच होता है लगभग इतना होता है, 7.4 के आसपास है ना। तो ये आप लोग याद रखिए। और रक्त, सीरम और प्लाज्मा अधिक रसायन उचित संतुलन बना रहता है ये सब का। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें तो हीमोग्लोबिन के अणु की जो प्रकृति होती है वो बदल जाती है। ये अणु ऑक्सीजन की अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते। अगर इनका संतुलन बिगड़ जाए पीएच मान, तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएगा, और आप अच्छे से सांस का सभी तरफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए रक्त का पीएच स्तर कम से कम अम्लीय नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो रक्त है वो एक स्टेबल होना चाहिए, लगभग इतने से इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए। इसलिए 6.8 से 7.8 को दे दिया है, लेकिन आपको याद रखने के लिए लगभग बीच का बोलेंगे तो 7.4 यानी सच्चा याद रखना है। ठीक है, 7-4 सच्चा। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करें तो लार का ये देखो 5.5 से कम होता है ना। यहाँ पे इसका मान है, ऐसे मत सोच लेना, ये 5.5 आपका इससे कम नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में मैं तो इसको 7.4 मान के चलता हूँ इसको भी, और होता भी है इसमें। आप अगर 7.4 के आसपास आपको होता है तो इसको भी आप 7.4 याद रखिए। लेकिन इस कितना कम नहीं होना चाहिए, 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो दांत सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों में ये क्या हो जाता है, वही दंतमंजन साफ नहीं करते हैं बच्चे तो उनका दांत सड़ने लग जाता है, क्योंकि 5.5 से कम हो जाता है। तो ये लार है, तो ये हो गया तीसरा। चौथा, पीएच और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा। कुछ पौधे जैसे बिच्छू पौधे, बारीक एवं चुभने वाले रेशे या रोम, जब भी कोई मनुष्य या जंतु इनके संपर्क में आता है तो ये चुभ कर फार्मिक अम्ल छोड़ देते हैं। सीधा सीधा मैं बोलूँ कि चींटी, डंक मारने वाला मधुमक्खी और कुछ दतैया जिसको आप बोलते हो, इन सब में जो होता है वो बारीक एक डंक होता है, और डंक मारते हैं तो उसमें क्या निकलता है, फार्मिक अम्ल। आप इसको कैसे याद रखोगे, तो चींटी और मधुमक्खी और दतैया और आपका बिच्छू वगैरह ये सब कहाँ मिलते हैं, खेत में मिलते हैं। और खेत तरफ होते हैं तो खेत को अंग्रेजी में कहते हैं फार्म।
और फार्म से आपको याद होना चाहिए फार्मिक अम्ल। तो ये सभी मधुमक्खी वगैरह जितने भी हैं सब क्या करते हैं, फार्मिक अम्ल छोड़ते हैं, डंक मारते हैं उसमें, और वही हमको जलन अनुभव होता है, हमको दर्द लगता है। ठीक है, तो एक तरह से इनका जो विष होता है वो फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, ओके। आगे हम लोग देखते हैं पाँचवां, मिट्टी का पीएच। जब आप जानते हो मिट्टी का पीएच कितना से कितना होना चाहिए बच्चों, 5 से 8 होना चाहिए। इससे ज़्यादा, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे 8 से ज़्यादा हुआ या 5 से कम हुआ तो फसल अच्छी से नहीं होती। इसलिए ये कभी कम ज़्यादा हो जाता है तो खेतों में हमको क्या करना चाहिए, खाद या चूना या राख। क्यों, क्योंकि ये खाद चूना और राख जो होते हैं क्षार होते हैं, और ज़्यादातर चांस क्या होता है, अम्लीय होने का चांस होता है। यानी 5 से कम हो जाता है मिट्टी का अम्लीयता। तो अम्लीय हो जाता है क्यों, क्योंकि हम लोग यूरिया सिंचाई करते हैं, और यूरिया के साथ वो अमोनिया से फिर वो अम्ल में बदल जाता है, और आपका मिट्टी अच्छे से उत्पादन नहीं देता। तो उसको हम लोग अच्छे से फिर से लाने के लिए हमको खेत में क्या डालना है, गोबर खाद डालना है। और अभी सरकार आप जानते हो गोबर खरीदने वाली है। चूना डालना है और राख भी डालना है ताकि उसकी अम्लता दूर हो जाए और अच्छा फसल हो। तो इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, एक फूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेंजिया का फूल। वो मिट्टी की अम्लीयता के कारण अपना रंग परिवर्तित कर देता है। वो फूल को आप अलग अलग जगह में लगाओगे तो अलग अलग रंग का दिखेगा, क्योंकि वो उसकी अम्लीयता के हिसाब से वो अपना रंग को दिखाता है। जैसे मिट्टी अम्लीय होता है तो नीला रंग दिखता है, और मिट्टी हल्की क्षारीय होता है तो गुलाबी रंग का होता है। तो अम्ल रहेगा तो नीला, और क्षार रहेगा तो गुलाबी रंग दिखाई देगा। ऐसा फूल होता है। कौन सा फूल, हाइड्रेंजिया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग देखिएगा, और नहीं हो पाए खुद से तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से कभी बनाऊंगा वीडियो। लवण की बात करें ना, सॉल्ट, सॉल्ट यानी नमक। नमक को हम एक सॉल्ट, सॉल्ट बहुत सारे होते हैं लेकिन नमक भी एक सॉल्ट है। सारे नमक सॉल्ट हैं लेकिन सारे सॉल्ट नमक नहीं होते। यानी सॉल्ट या लवण जो होता है वो बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक क्या है, नमक है। NaCl, सूत्र याद है आपको, NaCl आपको याद रखना है सूत्र को, NaCl। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। हम जानते हैं कि जलीय माध्यम में अम्ल और क्षार क्रमशः H धन आयन और OH ऋण आयन दोनों आपस में क्रिया करते हैं, और यही आपस में क्रिया करके H और OH मिल जाते हैं। साथ ही जो अणु बनाते हैं, जल के साथ अणु जो बनता है वो लवण होते हैं। यानी सीधा सीधा मैं कहूँ तो अम्ल और क्षार को मिला देते हैं तो ये क्या बनता है, अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो उदासीन होता है, यानी जल बनेगा। और जल के साथ एक और बन जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। ठीक है, याद रखना, दो चीज़ मिला रहे हैं अम्ल और क्षार को तो दो चीज़ बनेगा, एक जल बनेगा और एक लवण बनेगा। ठीक, दो चीज़ मिलाना है और दो चीज़ बनाना है, तो एक जल बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, लवण बनेगा, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसी को मैं बोल रहा था, ये है आपका अम्ल। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका अम्ल और ये आपका क्षार, दोनों को मिलाए तो एक जल तो अनिवार्य बनेगा। ठीक है, जल आपका अनिवार्य बनेगा, और जो बचेगा वो क्या होगा, लवण। फिर हमने एक अम्ल लिया और एक क्षार लिया, फिर ये जल बनेगा ही कन्फर्म है, और जो बना एक और वो होगा लवण। फिर हमने जी लिया अम्ल और एक क्षार लिया, और जो एक जल बनना अनिवार्य है, और जो एक और बचा वो लवण है। तो ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये तीनों लाइन, ये वाला पूरा, ये लाइन क्या है, लवण है। क्या है, लवण। यानी अम्ल और क्षार को मिलाने से जो बनता है वो लवण होता है, और एक और जो बनता है वो जल होता है। ठीक है, ये हमेशा होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो अम्ल और क्षार मिलाते जा रहे हैं तो कुछ अम्ल प्रबल होते हैं, कुछ अम्ल दुर्बल होते हैं, वैसे कुछ क्षार प्रबल होते हैं, कुछ क्षार दुर्बल होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, देखिए उपरोक्त उदाहरणों से हम देखते हैं कि लवण का धनात्मक भाग क्षारक से आता है जिसे क्षारीय मूलक कहते हैं, और ऋणात्मक भाग अम्ल से आता है जिसे अम्लीय मूलक कहते हैं। चलिए ओके, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा नीचे मैं ले आता हूँ। यहाँ पे देखो HNO3 और KOH, तो यहाँ पर जो आया है K, तो ये जो
लवण बना है, ये लवण KNO3 है। क्या है? KNO3 है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे अम्ल है, यहाँ पे क्षार है, तो क्षार का इसमें क्या आया? K आया। क्षार का क्या आया? K आया। और अम्ल का क्या आया? HNO3। तो एक तो जो यहाँ पे तोड़ोगे K और NO3 को, देखो दोनों को तोड़ दिए, तो एक साइड जो K आया वो K तो क्या होगा? धन होगा, और NO3 क्या होगा? ऋण होगा। तो K धन है और NO3 क्या है? ऋण है। तो जो K होता है वो किससे आया है? अम्ल से आया है ना। तो K अम्ल से आया है, सॉरी क्षार से आया है। K कहाँ से आया है? क्षार से। और NO3 कहाँ से आया है? अम्ल से। तो यहाँ पे जो K आया है किससे आया है? क्षार से आया है, इसलिए क्षारीय मूलक। और NO3 किससे आया है? अम्ल से आया है, इसलिए अम्लीय मूलक। तो ज़्यादातर ध्यान रखना हमको ये रहता है कि जो ऋणात्मक वाला भाग होता है वो अम्ल से आता है, और जो धनात्मक वाला भाग होता है वो क्षार से आता है। तो धनात्मक वाला भाग क्षारीय मूलक होगा और ऋणात्मक वाला भाग अम्लीय मूलक होगा। समझ में आया? ओके। फिर क्या सभी लवण उदासीन होते हैं? जैसे देखो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक जल बना सब में, और एक दूसरा बना वो लवण। तो हम लोग जनरली देखते हैं कि एक तो जल बन गया और दूसरा जो बना वो लवण बन गया, तो जल का मान 7 हुआ, ठीक है। और ये जो बचा इसका मान भी अक्सर 7 हो जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड का 7 होता है। तो 7 हुआ मतलब उदासीन हुआ। तो उसी को पूछ रहा है कि जो लवण बनते हैं जल के साथ, क्या वो सभी उदासीन होते हैं? तो इसका आंसर आपको होगा नहीं होते। सभी लवण उदासीन नहीं होते, कुछ लवण उदासीन होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप समझ लीजिए। अब उदासीन नहीं होते तो क्या होते हैं? तो लवण या तो अम्लीय होगा, या क्षारीय होगा, या उदासीन। 3 प्रकार के लवण बन जाते हैं: अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीनीय लवण। तो अम्लीय लवण कब होगा? जब अम्ल को प्रबल और क्षार को दुर्बल। प्रबल जिसका होगा वही टाइप का लवण बनेगा। प्रबल अम्ल है, देखो अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो जल और लवण बनता है। तो अम्ल को अगर प्रबल मिला दें और क्षार को दुर्बल मिला दें तो जो लवण बनेगा वो प्रबल बनेगा। और क्षार को प्रबल वाला मिलाएं और अम्ल को दुर्बल वाला मिलाएं तो जो लवण बनेगा वो प्रबल, क्षार के अनुसार क्षारीय लवण बनेगा, ठीक है। इस तरह से याद रख लेना। और यहाँ पे कुछ नमक के बारे में दिया है, उसको आप जान सकते हो। उदासीन होता है ऐसा कुछ समझा रहा है। आप यहाँ पे दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल से बने लवण की प्रकृति क्षारीय और प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बने अम्ल की प्रकृति अम्लीय, यहाँ पे उसी को मैंने बताया ना। देखो यहाँ पे दुर्बल अम्ल को लिया और क्षार को प्रबल लिया, तो जो बनेगा वो लवण की प्रकृति वो क्या बनेगा? क्षारीय वाला बनेगा। उसी तरह से अगर अम्ल को प्रबल कर दें और क्षार को दुर्बल कर दें तो जो प्रकृति होगी लवण की वो क्या होगा? अम्लीय। तो जो प्रबल मिलाया जाएगा, अम्ल को अगर प्रबल मिलाते हैं तो प्रबल होने के कारण जो लवण बनेगा वो अम्लीय होगा। समझ गए? तो आगे अम्ल वर्षा को दिया है और ये लास्ट इसका टॉपिक है इस पार्ट का। तो सामान्यतः वर्षा के जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। किंतु वायुमंडल में गैस बहुत सारे विलय रहते हैं और गैस बारिश के साथ मिल जाता है, और मिल जाता है तो देखो क्या क्या गैस होते हैं। ये देखो बारिश हो रहा है, ये पानी है, ये सभी पानी है ना, H2O। और इस पानी गिर रहा है बारिश के साथ, है ना, बारिश हो रहा है, और इनके साथ जो वायुमंडल में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, SO3, ये सब मिक्स हो जाते हैं। मतलब बारिश के साथ ये सब मिलते जाते हैं इसमें, और मिल जाते हैं तो ये सब बनाते जाते हैं, और ये सब बनाते हैं तो ये सब की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय। और अम्लीय होने के कारण जो वर्षा होता है वो भी अम्लीय हो जाता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। ये पढ़ सकते हो आप, ठीक है। और पीएच मान जो होता है वो जल का 7 ना होकर कम हो जाता है, 5.6 से भी कम हो सकता है। ये सब अम्ल वर्षा कहलाता है। इसका कारक कौन होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जितने भी दिए हुए हैं, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हमने सीखा, ये सब आप लोग एक बार पढ़िए और क्या क्या समझ में आया नहीं आया आप लोग
थोड़ा सा उसको फिर क्लास में भी चर्चा कर लीजिएगा जब खुलेगा स्कूल। और थोड़ा सा हम लोग क्या है कि एक बार धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं जाएंगे, और बाद में जब क्लास लगेगी तो अच्छे से और पढ़ेंगे। चलिए तो ओके, ऑल द बेस्ट।